ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोलेस्ट्रॉल के दो मेजर इंपॉर्टेंसेस हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बगैर कोलेस्ट्रॉल के बन ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है हर शख्स को कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए ही चाहिए। और फिर कोलेस्ट्रॉल ही वो सब्सटेंस होता है जो ड्राइव होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स में, यानी जो आपके हार्मोन है लाइक कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे जो हार्मोन हैं, ये जो फैट बेस्ड हार्मोन हैं जिनको हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं, इन सब को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? कोलेस्ट्रॉल। यानी ये बायोकेमिकली कोलेस्ट्रॉल ही से ड्राइव होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोलेस्ट्रॉल की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये बड़ी खतरनाक है। क्यों? कोलेस्ट्रॉल की डेफिशिएंसी से आपकी सेलुलर ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी सेल की हेल्थ रुक जाएगी। नए सेल्स जब बन रहे होंगे तो उनकी सेल मेम्ब्रेन सही से नहीं बन पाएगी। यस और नो? अलीना, हफ्सा, सॉरी अलीना, निमरा, सबाहत, अबीहा, क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो बेटा कोलेस्ट्रॉल along with fatty acids is linking the two layers and are responsible for the fluidity of the membrane। and यहां पर हमें कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल समझ में आ जाता है कि बगैर कोलेस्ट्रॉल के सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन ही अनस्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है ना? और इसी वजह से फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। कोलेस्ट्रॉल जो है ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे ज्यादा कंटेन कर रहा होता है, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड रहता है। अगर ये सॉलिड हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसे मेंटेन करने में कोलेस्ट्रॉल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं और हम जानते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो हमें सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी वाली चाहिए ना, टर्जिड नहीं चाहिए, सख्त नहीं चाहिए। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दिस, हाँ बोलो। गलत है ना, वो तो आधी बात पता है ना आपको। अच्छा, इसके अलावा यहीं पर खत्म नहीं होती। मेजर कंपोजिशन लिपिड बाइलेयर हो गई, उसके बाद फिर हमने कहा प्रोटीन है, उसके बाद हमने कहा कोलेस्ट्रॉल है। अब एक और बात समझ लें कि इसके अलावा क्या है। इसके अलावा अगर हम ऊपर वाली बाहर वाली साइड देखते हैं ना, तो बाहर वाली साइड पर भी हमें कुछ इस तरह के, इधर बना देता हूं, कुछ इस तरह के हमें स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। ये क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चर्स हैं कार्बोहाइड्रेट चेन्स। क्या है ये? तो ऐसा नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन में बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट चेन्स जो कि लिपिड से अटैच हुई हुई है, इनको आप कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। क्या कहते हैं? और जो कार्बोहाइड्रेट चेन्स प्रोटीन से अटैच हुई हुई है, इनको क्या कहते हैं आप? ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो असल में अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पर देखें तो वहां पर हमें एक कंटिन्यूअस लेयर नजर आती है कार्बोहाइड्रेट्स की। सम ऑफ देम आर अटैच्ड टू proteins of the cell membrane and some of them are attached to lipid, directly attached to lipid bilayer। तो उसको हम क्या कहते हैं कि जो हम, यानी अगर हम आउटर साइड को कंसीडर कर लें, यहां कंसीडर कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं। बात समझ में आई तुम्हें डायग्राम में कि अगर हम आउटर साइड को पकड़ के चलें तो आउटर साइड पर हमें एक चीज और नजर आ रही है। वो क्या है बेटा? कि देयर इज अ चेन ऑफ carbohydrates on the outer surface of cell membrane which are either glycolipids or बोलो भाई, proteins, and play their role in cell recognition। ये किसमें अपना रोल प्ले करते हैं? एज अ रिसेप्टर प्ले करते हैं। कि जब कोई चीज आकर किसी सेल पे अटैच होती है, आपने रिसेप्टर सुना है ना कि इंसुलिन का रिसेप्टर अलग है, तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो आउटर सरफेस में मौजूद है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. The continuous sheet
sheath of carbs over cell membrane is called ग्लाइकोकैलिक्स। वेरी गुड, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ये जो सेल मेम्ब्रेन को इमेजिन करो कि सेल मेम्ब्रेन की पूरी आउटर सरफेस जो है कार्बोहाइड्रेट चेन से बनी हुई है, शीट से कवर हुई हुई है, तो ये जो पूरी शीट कहलाती है इसको ग्लाइकोकैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? फ्लावर का जो आउटर पार्ट होता है, कैलिक्स इसे कहते हैं, फ्लावर के आउटर वर्ल्ड को कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह सेल मेम्ब्रेन में जो आउटर साइड आप देखेंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट की हमें बारीक सी कवरिंग नजर आएगी, जो असल में कार्बोहाइड्रेट चेन है जो अटैच्ड है either to protein or to lipids, and they are acting as a receptors in working in cell recognition. So this sheath hold together is called glycocalyx. Am I clear? Alina Mubin, Nimran Naushad, Abiha Saeed and Sawad Kashif. Yes, sir. Alina, यस Alina Mubin. Yes, sir. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। ये खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, इसको यहीं पर मैं एंड कर रहा हूं स्ट्रक्चर पर। अब आगे की प्रोटीन से रिलेटेड बात यहीं से आगे कनेक्ट करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप लेक्चर सुन बैठेंगे तो और जल्दी जल्दी हो जाएगा और आसान भी लगेगा। तो सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है, मेजर सबसे क्या है? फॉस्फोलिपिड, उसके बाद प्रोटीन्स हैं जो दो तरह के, उसके बाद फिर कोलेस्ट्रॉल जो लिंक कर रहा है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो सरफेस पे मौजूद है, और ग्लाइकोकैलिक्स शीट बना रहा है। अली अल्लाह भला करे आपका। उसके बाद फिर हमने इसमें प्रोटीन्स की बात की थी कि भाई प्रोटीन भी इसमें मौजूद होता है ना। प्रोटीन भी इसमें मौजूद होता है। प्रोटीन भी दो टाइप के थे बेटा। एक प्रोटीन वो था जो कि कंप्लीटली एम्बेडेड होता है, और एक प्रोटीन वो होता है जो पार्शियली एम्बेडेड होता है। कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन को हम क्या कहते थे बेटा? इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते थे, और जो पार्शियली अटैच होता है उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते थे। यस और नो? एंड फाइनली वी आल्सो डिस्कस कि भाई इसके अंदर अल्लाह जान कोलेस्ट्रॉल भी होता है। Yes, sir. ठीक है ना। और कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा होता है? फैटी एसिड चेन्स को लिंक कर रहा होता है, जो कि यहाँ मैंने ऑरेंज कलर से डायग्राम में बनाया था। कोलेस्ट्रॉल लिंक कर रहा होता है फैटी एसिड की चेन्स को। ठीक है ना, फैटी एसिड चेन को लिंक कर रहा होता है और फ्लूइडिटी मेंटेन करता है। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि इस मेम्ब्रेन के टॉप पर एक पूरा कार्बोहाइड्रेट शीट होती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन जो है वो प्रोटीन से अटैच हुई हुई होती है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन जो है वो लिपिड से अटैच हुई हुई होती है, जिनको हम ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। ऐसा ही कुछ पढ़ा था। सबाहत रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बेटा, क्या कर रही हो? सबाहत, जी भाई सर। क्या हो गया? क्लास में हो या नहीं? तो वैसे इंटरनेट लैग कर रहा है, ऊपर से आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मेरी आवाज जा भी रही है कि नहीं जा रही है। बात यहाँ तक हो चुकी थी ना हमारी, और डायग्राम में भी हमने इसको समझ लिया था। यस और नो? जी सर। ओके यस सर। मेरे बच्चे, अब इसी को हमने आगे आज कंटिन्यू करना था। और अगेन अगर आप मेरे लेक्चर सुन सके हैं और नोट्स बना चुके हैं तो आप जल्दी इसको कनेक्ट भी कर लेंगे। इससे पहले कि यहाँ से हम आगे बढ़े, आज प्रोटीन्स के बारे में मजीद बात करें, उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल। अगर सेल के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमें कोई मटेरियल पास कराना है, तो उसको पास कराने के कितने तरीके हो सकते हैं, और फिर हम इसको दोबारा लिंक कर लेंगे अभी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से। ऐसा ही है भाई? तो अब ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल का जो पार्ट है, ये आपने ओ लेवल से ही पढ़ा है कि सेल के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट है वो मेजरली दो तरह से हो सकती है। एक को आप कहते थे पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक को आप कहते थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यस और नो? पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस था, किसी को याद है? ट्रांसपोर्ट along the potential gradient,
without consuming ATP, एंड ये क्या होता था, ट्रांसपोर्ट इन बल्क और अगेंस्ट concentration gradient by using ATP। भाई मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मजा नहीं आएगा इस तरह से। क्या कहा मैंने, दोबारा सवाल, आर यू विद मी? मैंने क्या कहा कि भाई आज हम इस बात को लिंक कर रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आज आगे जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अगर सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट किस किस तरीके से हो सकती है। उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल ओ लेवल से अगर लिंक कर लें तो दो मेजर टाइप्स की ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल आपने पढ़ी थी। एक ट्रांसपोर्ट थी पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक ट्रांसपोर्ट थी बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम उस ट्रांसपोर्ट को कहते थे जिसमें चीजें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से, जहां वो ज्यादा अमाउंट में है वहां से मूव करती थी कम अमाउंट की तरफ, और इसको हम कहते हैं डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना, या अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और इस प्रोसेस में एनर्जी खर्च नहीं होती थी। इस ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते थे। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, ये वो ट्रांसपोर्ट थी जिसमें चीजें मूव करती हैं ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ, या बल्क क्वांटिटी में, या तो ज्यादा से कम, सॉरी कम से ज्यादा की तरफ, या फिर इन बल्क क्वांटिटी मूव करती हैं। और इस प्रोसेस को कराने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल हमने पढ़ा था कि दो टाइप की होती है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट को एएस बायोलॉजी में फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप्स में, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कॉन्सेप्चुअली यही इस चैप्टर का सबसे टिपिकल पार्ट था, समझने वाला पार्ट था, ठीक है जी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम डिफाइन करते थे, कैसे डिफाइन करते थे, बल्क ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू, जी अलीना मुबीन आ चुकी है क्लास में? जी सर। अलीना लेट आ रही हो, मैंने यार कभी मैसेज अगर मैं करना भूल जाऊंगा कि क्लास स्टार्ट हो रही है तो क्या क्लास ज्वाइन नहीं करूंगी यार? सर जब मैंने मैसेज किया था द मीटिंग स्टिल हैडंट स्टार्टेड फॉर मी, सो आई वाज वंडरिंग। अच्छा, ये हो सकता है। चलिए अच्छा हुआ आपने मैसेज कर लिया, वरना मैं तो सोचता कि आज फिर आप सो रही होंगी या कोई मसरूफ होंगी, मेहमान आ गए होंगे। आप लास्ट बायोलॉजी वाली क्लास में थी सैटरडे को, जब हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था? यस सर, आई थिंक या। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन मैंने यूट्यूब चैनल से रेफर किया था, आई वाज देयर। लेकिन फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो समझने वाला पार्ट है, उसी पार्ट को मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि अगर कोई कंफ्यूजन डिस्क्रिपेंसी रह गई है वो कवर अप हो जाए। वरना मैक्सिमम चीजें आप लेक्चर से ऑलरेडी नोट कर चुके हुए थे, आपने इत्तेफाक से लेक्चर भी नहीं लिए थे। तो स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद सेल मेम्ब्रेन का, अब आगे जाने से पहले, आगे का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल। और ये ओ लेवल्स में थोड़ा सा पढ़ा था, अब मजीद एक्यूरेसी के साथ आप ए लेवल्स में पढ़ेंगे कि एक सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कितनी टाइप की हो सकती है। तो उसे मेजरली कैटेगराइज किया जाता है इनटू पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जो विदाउट एनर्जी कंजम्पशन हो जाए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जो विद एनर्जी कंजम्पशन हो, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर चीजें डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती हैं, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर यूजुअली चीजें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती हैं। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है तीन तरह से हो सकती है, तीन टाइप्स की होती है विचार, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और अब इंडिविजुअली हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह से होती है, बल्क ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन। बल्क ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट थ्रू
कैरियर प्रोटीन। तो मेरे बच्चे अब एक एक करके समझेंगे कि क्या कौन सा प्रोसेस कैसे हो रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं डिफ्यूजन से। जी डिफ्यूजन कौन बताएगा? व्हाट इज डिफ्यूजन बच्चों? पार्टिसिपेट करोगे तो बोरियत नहीं होगी, वरना बोर हो जाओगे। जी एनीबॉडी? डिफ्यूजन The movements of substances, mostly gases from high to low concentration. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, और बायोलॉजी में हम मेंशन कर देंगे मोस्टली, वेरी गुड, मोस्टली गैसेस फ्रॉम। अलीना बेटा ये इतना कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है ना, ये कहने में तो ये बेटा डेफिनेशन है, लेकिन ये इतना एक्यूरेटली आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में सवाल आएगा एग्जैक्टली कि कौन सा सब्सटेंस किस तरीके से मूव करेगा अक्रॉस द सेल, एंड यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर विजन अबाउट दिस कि भाई सर ने ये पढ़ाया था तो यही आंसर होगा। तो इसलिए याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस मोस्टली गैसेस फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन is called diffusion, is called diffusion। जबकि अगर इसी के कंपैरिजन में हम ऑस्मोसिस की बात कर लें, तो ऑस्मोसिस किसके लिए यूज होगा सिर्फ यहां बायोलॉजी में? वाटर के लिए। भाई पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अलीना। मूवमेंट ऑफ, यहां पर क्या डिफरेंस आ जाएगा? सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल across सेमी। इंटरनेट में मसला है या मेरे इंटरनेट में मसला है? दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है। दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में चीजें हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करती हैं। दोनों में एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होती, एनर्जी यूज नहीं होती। लेकिन डिफरेंस क्या है कि गैसेस यूजुअली कौन सा पाथवे लेती है? डिफ्यूजन का। और ऑस्मोसिस कौन सा पाथवे, वाटर कौन सा पाथवे? वाटर जब मूव करता है तो हम इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? नाउ Yes. एक और Yes, कॉन्सेप्ट Yes, है, sir. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये नया होता है ए लेवल्स के अंदर, और यहां से बच्चा घनचक्कर हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह अगर आपने यूट्यूब पे लेक्चर सुना था या आप यहां पढ़ेंगे, दोनों सूत्रों में आपको क्लियर रहेगा। देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है। अगर फिलहाल मैं इसको डायरेक्टली सिर्फ समझाना चाहूं तो मैं यूं लिखूंगा, डिफ्यूजन which is facilitated by channel proteins। क्या कहूंगा बेटा? डिफ्यूजन which is, एक मिनट ना, which is facilitated by channel proteins और कैरियर प्रोटीन्स। आगे जाके अभी मैं मेंशन करूंगा दोनों में फर्क क्या होता है। देखो अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के वर्ड पर गौर करें तो ये बात समझ में आ जाएगी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन असल में डिफ्यूजन ही है, लेकिन इसमें फैसिलिटेट कराया, यानी इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जाएगा बाय इन्वॉल्विंग अ प्रोटीन, बाय इन्वॉल्विंग अ प्रोटीन which could be a channel protein or a very special type of carrier protein। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आगे जाके ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। बट नाउ फॉर नाउ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में गैसेस यूजुअली किससे मूव करती हैं बेटा? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। वाटर की मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस से, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से किसकी मूवमेंट होती है? हाँ भाई, मूवमेंट ऑफ आयंस। अगर सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं और सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस को मूव करना है, आयंस को मूव करना है या किसी पोलर चीज को मूव करना है, मैं अभी आगे जाके समझाऊंगा। अभी आयन और पोलर मॉलिक्यूल
तो हम देखेंगे कि वो देखो, आप थोड़ा समझना तीनों के तीनों, कि सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि मेजर पार्ट उसका लिपिड बाइलेयर होता है या प्रोटीन होता है। हाँ भाई, सेल मेम्ब्रेन का मेजर पार्ट लिपिड बाइलेयर है या प्रोटीन है? Lipid bilayer. लिपिड बाइलेयर। और लिपिड बाइलेयर में आप जानते हैं फैटी एसिड्स होते हैं, और फैटी एसिड जो है ना वो पोलर नहीं होते। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो चार्ज से दूर भागते हैं। तो अब होता ये है कि देखो, अगर मिसाल के तौर पे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, अब जरा समझो, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो अगर कोई चीज यहां से क्रॉस करना चाहती है तो यहां से वही चीजें क्रॉस कर सकेंगी जो नॉन पोलर है। जो क्या है? नॉन पोलर, क्योंकि लिपिड बाइलेयर उनको रोकेगी नहीं। लेकिन अगर कोई पोलर चीज यहां से क्रॉस करना चाहेगी तो यहां फैटी एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से, यहां पर जो फैटी एसिड्स हैं वो इसको अलाउ नहीं करेंगे टू पास थ्रू, मना कर देंगे। एंड दैट देयरफॉर दैट पोलर सब्सटेंस हैज टू टेक द हेल्प ऑफ दिस, यानी उसको क्या करना होगा? रादर देन पासिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन, उसको किसकी हेल्प लेनी होगी बेटा? प्रोटीन चैनल की हेल्प लेनी होगी। समझ में आ रही है? तो पोलर चीजों, यानी ये नॉन पोलर जो सब्सटेंस था ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ गया, यस और नो? नॉन पोलर Yes. ड्यू टू सिमिलैरिटी इन नेचर डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ गया। यानी अगर मैं डिफ्यूजन में चला जाऊंगा तो मोस्टली गैसेस, और मोस्टली गैसेस के साथ एक और भी एडिशन कर ले, और नॉन पोलर या लिपिड बेस्ड मॉलिक्यूल। ये असल में रट्टा डेफिनेशन का नहीं लगाना है, तुम्हें सॉर्ट आउट करना आना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल्स किस पाथवे से मूव करेंगे। जरा समझना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, तीनों में एनर्जी नहीं लगेगी, लेकिन कौन सी चीजें किस पाथवे से मूव करेंगी ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जो गैसेस होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं, और इसी तरह अगर स्टीरॉयड हार्मोन्स है, स्टीरॉयड हार्मोन जैसे कोलेस्ट्रॉल है, टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये फैट बेस्ड सब्सटेंसेस हैं। विटामिन ए है, विटामिन ई है, ये फैट बेस्ड सब्सटेंसेस हैं। तो चूंकि लिपिड बाइलेयर और फैट बेस्ड मटेरियल का जो नेचर है वो सिमिलर होता है, तो लिपिड बाइलेयर इसे डायरेक्टली अलाउ कर देती है टू पास थ्रू देम। जैसे ये अगर मैं पुरानी वाली डायग्राम में लेके चलूं, कहां गई वो, ये वाली, तो अगर कोई नॉन पोलर चीज है ना तो आप समझो वो इस स्पेस में से इजीली निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर कोई नॉन पोलर चीज है तो लिपिड बाइलेयर उसे रोकेगी नहीं और आसानी से वो निकल जाएगी। लेकिन कोई पोलर अगर कोई चीज आ रही है तो वो उसे अलाउ नहीं करेगी टू पास थ्रू लिपिड बाइलेयर, एंड देयरफॉर एक पोलर सब्सटेंस को हेल्प कर लेनी पड़ेगी किसकी? किसी प्रोटीन की, चाहे वो कैरियर प्रोटीन होगा या वो, बोलो बेटा, चैनल प्रोटीन होगा, यस और नो? Yes, sir. क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? तो डिफ्यूजन किनकी होती है बेटा? जो नॉन पोलर होते हैं, जिसमें गैसेस आ जाती हैं या फैट बेस्ड मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ऑस्मोसिस होती है वाटर की, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है पोलर चीजों की, यानी आयंस की, या कोई भी ऐसा कंपाउंड जो पोलर है और लिपिड बाइलेयर से डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे कि सोडियम आयन है, जैसा कि क्लोराइड आयन है, जैसा कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज ऑल्सो इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन से पास होना चाह रहा है, समझना मेरे बच्चे, यहीं पर बच्चा कंफ्यूज होता है। ग्लूकोज अगर सेल मेम्ब्रेन से पास होना चाह रहा है तो लिपिड बाइलेयर उसी पोलैरिटी की वजह से उसे अलाउ नहीं करेगा टू पास थ्रू। इसकी वजह से मजबूरन उसे, यस सॉरी, उर्दू बेटा ऊपर हो रही है रूम 5 में, तो मजबूरन उसे जो है वो क्या करना होगा? प्रोटीन का दरवाजा खटखटाना होगा। प्रोटीन क्या कर रहा है? लिपिड बाइलेयर के दरमियान में प्रोटीन उसे एक रास्ता प्रोवाइड करेगा टू पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. आर वी ऑल वेरी श्योर कि हमें क्लियर हो गई है ये बात? अलीना, सवाहत Yes, और sir. अबिया तीनों का यस मिल जाए तो मुझे बता सर दो। वाटर के लिए आपने एक चैनल बताया था ना अलग से। हाँ जी, वाटर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, उसको तो ऑब्वियसली ऑस्मोसिस है, वाटर की मूवमेंट तो ऑस्मोसिस से आ जाएगी ना, तो कहानी खत्म हो गई। अभी मैं चैनल और करियर की ना अलग से डिस्कशन करूंगा, वहां मैं वाटर दोबारा लेकर आऊंगा। बट अभी मैं तुम्हारे दिमाग में इस चीज को और इजी वे में बैठाना चाह रहा हूँ
कि जो लिपिड सॉल्युबल चीजें हैं, नॉन पोलर चीजें हैं, अलीना कौन से प्रोसेस से मूव करेंगी वो? फ्यूजन। अलीना जवाब नहीं दिया, मैंने अलीना से पूछा था। अलीना सो रही हैं आप? जी सबाहत, जो लिपिड सॉल्युबल चीजें हैं वो किस प्रोसेस से मूव करेंगे बेटा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से। वाटर किस प्रोसेस से मूव करेगा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से। और जो कोई भी आयन है या पोलर स्पीशी है, तो क्या वो लिपिड सॉल्युबल, लिपिड बाइलेयर से डायरेक्टली डिफ्यूज कर सकेगी? नहीं Yes, सर। sir. नहीं कर सकेगी। तो फिर उसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? फैसिलिटेट करवाना पड़ेगा अपनी मूवमेंट को किसी प्रोटीन से, एंड दैट डिफ्यूजन विल बी कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो दैट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा। अब आ जाए, अभी मैं कैरियर और चैनल प्रोटीन मैंने वाजे नहीं किया क्या होता है, बस मैंने ये बताया जब प्रोटीन की हेल्प ले लेगा तो ये जो है ना वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगी। अब थोड़ी सी बात करता हूं मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इधर आ जाते हैं, ठीक है। मैंने बताया कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, बल्क ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन। अब आ जाए, इसकी बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बेटा बल्क ट्रांसपोर्ट कहीं पर भी आप देखेंगे कि कोई भी चीज, बल्क ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट बच्चों को सही से क्लियर नहीं होता, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन से वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूजुअली हम डेफिनेशन में लिखते हैं कि सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन, लेकिन बल्क ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट जरा डिफरेंट है। देखो, सब्सटेंस को अगर लो से हायर कॉन्सेंट्रेशन में ले जाना हो तब तो एनर्जी लगेगी ही लगेगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास जो सब्सटेंस है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, बल्क में है, तो भले से फिर उसे हायर से लोअर ले जाना हो उसमें भी एनर्जी लगेगी। मेरी बात सुनना दोबारा, क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है ना बल्क ट्रांसपोर्ट, हाँ या ना बोलो? यस सर। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूजुअली हम क्या कहते हैं कि सब्सटेंसेस लो से हायर कंसंट्रेशन पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, लेकिन बल्क ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। बल्क का ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की हो रही है, तो अगर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा होगा ना, तो फिर लो से हाई हो या हाई से लो हो, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसको मूव कराने के लिए। आपके सिलेबस में जो बल्क ट्रांसपोर्ट, अच्छा आपको कैसे मिलेगा बल्क ट्रांसपोर्ट है? तो याद रखिएगा, जब भी कोई मटेरियल वेसिकल्स की फॉर्म में मूव कर रहा है, ठीक है, जब भी कोई मटेरियल वेसिकल की फॉर्म में मूव कर रहा है, इसका मतलब है सारा मटेरियल एक जगह जमा करके बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मूव कराया जा रहा है। डू यू अग्री? जवाब ही नहीं आ रहा भाई। जब भी कोई मटेरियल, मैंने कहा, किस फॉर्म में मूव करे? वेसिकल फॉर्म में मूव कर रहा हो ना, वेसिकल फॉर्म में, इसका मतलब है कोई भी चीज वेसिकल फॉर्म में आ जाए, इसका मतलब है बहुत सारा माल एक साथ जमा कर दिया गया है। तो यहां याद रखिएगा, बल्क ट्रांसपोर्ट में आप ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे कि हाई टू लो, लो टू हाई, क्योंकि इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी हाई टू लो, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। बट व्हाई इट इज द टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? बिकॉज irrespective of the fact ये हायर टू लोअर है या लोअर टू हायर है, इट विल कंज्यूम एनर्जी। इतना सारा मटेरियल मूव कराने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एम आई क्लियर? यस सर। अब बल्क ट्रांसपोर्ट में फिर आपने दो टाइप पढ़ी है, अगर आपने लेक्चर सुना हुआ है। एक आपने पढ़ा था बेटा एंडोसाइटोसिस, अलीना एंडोसाइटोसिस किसे कहेंगे? नाम से वाजे हो रहा है मेरे ख्याल है कि अगर आप बल्क में कोई So when it चीज, takes in. हाँ जी, अगर आप बल्क में कोई चीज इनटेक कर रहे हैं, ठीक है ना, बल्क में कोई चीज इनटेक कर रहे हैं, सेल इनटेक, अगर सेल कोई चीज इनटेक कर रहा है बल्क में, तो इसे हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे बल्क में। अब एंडोसाइटोसिस, देखो, अगर एक सिंपल जैसे ग्लूकोज सेल के अंदर आया तो इसे एंडोसाइटोसिस नहीं कहेंगे। जब बल्क में कोई चीज अंदर आएगी, वेसिकल की फॉर्म में अंदर आएगी, तब ये एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। नहीं वेसिकल होती है, मुझे कभी तक ये नहीं समझ आया।
वेसिकल्स थैलियां होती हैं, तुमने तो पूरे लेक्चर सुने हुए। वेसिकल कहते हैं कि जब कोई चीज आप इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं भेज रहे, बल्कि उसको बाकायदा आपने एक थैली में पहले जमा किया, वेसिकल थैली को कहते हैं ना। कि जब भी आप देखेंगे सेल के अंदर कोई चीज किसी थैली में पैक होकर आ रही है, वेसिकल की फॉर्म में पैक होकर आ रही है, तो इस आप समझ जाएंगे कि ये बल्क क्वांटिटी में है। एंड बल्क क्वांटिटी वाले सब्सटेंस को चाहे ज्यादा से कम की तरफ मूव कराना हो या कम से ज्यादा की तरफ, for that we need energy, and that is why bulk transport is always going to be an active transport. Is that clear now? देखो you have to Yes. make sure कि you have to be very clear. मैंने बताया यही एक ट्रिकी पार्ट। इसके अलावा जो पार्ट है ना सेल मेम्ब्रेन के अलावा, वो सारा इंफॉर्मेटिव है, उसमें कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है। बट दिस इज sometimes confusing, and alhamdulillah I know my expertise that I can deliver you the concept with full accuracy. अगर आप इनपुट देंगे तो डेफिनेटली आप क्लियर हो जाएंगे कि क्या डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशिएटिंग थिंग्स क्या है जिस पर आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि कहां पर कौन सा टर्म सही बैठेगा। तो यहां बात समझ में आ गई कि एक्टिव जो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात की वो 3 तरह की थी। उसके बारे में मैंने आपको बताया कौन सी चीज कौन से तरीके से पास करेगी वो बता दिया। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ गए जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है यूजुअली, और जो है ना एनर्जी खर्च करके होती है। अब उसमें जो पहली टाइप है वो है बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में हमने कहा कि जब भी कोई चीज वेसिकल में पैक होकर पैकेज होकर आ रही होगी ना, तो हम उसकी ट्रांसपोर्ट हमेशा एक्टिव होगी, यानी एनर्जी खर्च करके होगी, क्योंकि इतना ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल फ्री में मूव, बोलो बेटा, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल फ्री में मूव नहीं कराया जाएगा। अब बल्क ट्रांसपोर्ट मैंने कहा कि 2 टाइप की होगी, एंडोसाइटोसिस, यानी जब सेल कोई वेसिकल का मटेरियल इनटेक कर रहा हो, और इसके अंदर भी फर्दर 2 टाइप्स होती थी। कौन सी 2 टाइप्स होती थी बेटा? फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। और ये काफी आसान था। फेगोसाइटोसिस हम किसे कहते हैं? सेल ईटिंग प्रोसेस को, यानी जब सेल कोई सॉलिड मटेरियल इनटेक करता है, सेल ने जैसे बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया को इंगल्फ किया, बैक्टीरिया को कैप्चर किया, तो ये बैक्टीरिया क्या था? सॉलिड था ना। तो इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहेंगे, जबकि पिनोसाइटोसिस कहते हैं सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस को। इसको कहते हैं बेटा सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस को, यानी जब सेल बल्क क्वांटिटीज में किसी सिक्रीशन को इनटेक करता है तो हम इसे कहते हैं, बोलो भाई, पिनोसाइटोसिस या पाइनोसाइटोसिस। इज दैट क्लियर? तो बल्क ट्रांसपोर्ट में एक पहली वैरायटी क्या है? एंडोसाइटोसिस, जिसके अंदर बल्क क्वांटिटी में मटेरियल आएगा और वेसिकल में पैक हुआ होगा, और उसके बाद जनाब आली उसे सेल अगर इनटेक कर रहा है तो वो एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। और इसी तरह अगर सेल उसे एक्सपेल कर रहा है तो क्या कहलाएगा वो? ना भाई, Exocytosis. वेरी सिंपल, अगर सेल उसे एक्सपेल कर रहा है तो इसी प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। वन नोट हैंग हो गया भाई। तो हम यहां क्या लिख देते हैं कि सेल एक्सपेल और एक्सक्रीशन। जब सेल किसी चीज को एक्सक्रीट करता है, एक्सपेल करता है बल्क में, वेसिकल की फॉर्म में, तो इसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अब वेदर एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस बोथ आर द टाइप्स ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट, so will they require energy in form of ATP or not? Yes, sir, they will require. Is that clear? जी अलीना मुबीन, सॉरी Yes, sir. अलीना, हाँ अलीना मुबीन एंड अबिहा सईद। Yes, sir. चलो, अब ये आपको एक बात समझ में आ गई। दूसरी आ जाते हैं, कौन सी वाली है? दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी थी? ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है ना। देखो जब ये टॉपिक खत्म होगा ना, तो तुम्हारे जहन में हर एक सवाल जो मैं तुमसे एंड में पूछूंगा ना, उसका जवाब होना चाहिए।
अगर तुम्हारे जहन में उसका जवाब आ रहा है, इसका मतलब है तुम्हें कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, वरना मैं बता रहा हूँ ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं जो बहुत क्लियर होते हैं इस टॉपिक के अंदर, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज ही होते हैं। ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन। अच्छा जी, अब ये जरा अलीना, अबिहा और सबाहत लिंक करना, कैरियर प्रोटीन का वर्ड यहां पर भी लिखा है मैंने, जरा देखिए कैरियर प्रोटीन का वर्ड आपको यहां भी नजर आ रहा है? जी सर। और कैरियर, और ये किस में लिखा है मैंने? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या थी, एक्टिव थी या पैसिव थी? पैसिव। पैसिव। Passive. और अब जो मैंने कैरियर प्रोटीन का टर्म लिखा है वो मैं लिख रहा हूं एक्टिव में, तो आपके जहन में एक कंफ्यूजन पैदा होनी चाहिए ये दोनों में फर्क क्या है, तो वो फर्क भी मैं ही आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरी बात पर भरोसा करके सुनिए जरा। और वो क्या है कि मेरे बच्चों, वो कैरियर प्रोटीन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। पंप एंड को ट्रांसपोर्टर। ये दोबारा बताऊंगा भी मैं। एक होते हैं पंप्स और एक होते हैं को ट्रांसपोर्टर्स। क्या कहा मैंने? जो कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पंप्स और को ट्रांसपोर्टर। दोनों में क्या फर्क होता है? पंप उन कैरियर प्रोटीन्स को कहते हैं जो एक वक्त में, पंप उन कैरियर प्रोटीन्स को कहते हैं जो एक वक्त में कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर लेकर आए और कुछ को सेल के बाहर लेके जाए। क्या मतलब? जैसे एक पंप की एग्जांपल दूं, मान लो कि ये कैरियर प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन चल रही है, लिपिड बाइलेयर, ठीक है, अभी और डिटेल भी बाद में दूंगा। ये कैरियर सॉरी पंप है, तो और ये पंप हमारे सेल मेम्ब्रेन में बड़ा फेमस पंप होता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या करना है, एक ही वक्त में सोडियम को सेल से बाहर फेंकेगा और पोटेशियम को सेल के अंदर लेकर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पंप हम उस कैरियर प्रोटीन को कहते हैं जो एट अ टाइम एक चीज को केटर नहीं करता, बल्कि एट अ टाइम वो दो चीजों को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराता है, उसे हम कहते हैं पंप। और एक बहुत फेमस एग्जांपल जो पंप की हमारे हर सेल मेम्ब्रेन में ये पंप मौजूद होता है, विच इज सोडियम पोटेशियम पंप, या इसका बात जगह नाम लिखा होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, क्योंकि जाहिर है एनर्जी, हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है एनर्जी तो इस्तेमाल होगी। जबकि ऑन दी अदर हैंड को ट्रांसपोर्टर वो प्रोटीन्स होते हैं जो एक वक्त में दो चीजों को एक ही डायरेक्शन में मूव कराते हैं, यानी दोनों को या तो सेल के अंदर लेकर आएंगे या सेल के बाहर लेके जाएंगे। क्या मतलब? अगर हम यहां सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं लिपिड बाइलेयर, और मान लो कि यहां दरमियान में मैं दो प्रोटीन्स बना लेता हूं ऐसे करके, ठीक है, तो या अगर ये कैरियर वो होगा ना ये को ट्रांसपोर्टर, तो या तो ये दोनों कोई भी दो चीजों को अंदर लेकर आ रहा होगा या कोई भी दो चीजों को, बोलो ना यार, कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो, कोई भी दो चीजों को या तो अंदर लेकर आ रहा होगा या फिर बाहर लेकर जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब इसकी एक बहुत फेमस एग्जांपल जो आपके सिलेबस में है वो है सोडियम Yes, sir. ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का चैप्टर पढ़ा था तुमने, याद है? ये को ट्रांसपोर्टर का वर्ड वहां भी आया था। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स याद करो अलीना मुबीन, जब तुमने वो क्या पढ़ा था, वो ट्रांसलोकेशन वाला टॉपिक जो पढ़ा था, एक्टिव लोडिंग ऑफ फ्लोएम, तो वहां पर पढ़ा था कौन सा को ट्रांसपोर्टर पढ़ा था वहां पर? सोडियम ग्लूकोज और हाइड्रोजन आइन को ट्रांसपोर्टर, यस और नो? नहीं ग्लूकोज नहीं, सॉरी सुक्रोज। sir. भाई याद नहीं आया ना तो मुझे अभी बता दो, ये पढ़ा था वहां पर भी सुक्रोज और प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टर, जो कि क्या करता था, जो सोर्स सेल था उस सोर्स सेल से प्रोटॉन और सुक्रोज दोनों को कौन से सेल में लेकर आता था? कंपेनियन सेल के अंदर। Yes, or no? sir. Yes, sir. तो मेरे बच्चे, अभी तक मैंने क्या बोला तुम्हें कि ट्रांसपोर्ट जो कैरियर प्रोटीन के थ्रू होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कैरियर प्रोटीन के थ्रू होती है, वो या तो पंप होते हैं या को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। पंप
एक वक्त में एक से ज्यादा चीजों को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराता है, एनर्जी ये भी लेगा। और इसका एक कॉमन एग्जांपल सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, जबकि को ट्रांसपोर्टर एक वक्त में दो चीजों को सेम डायरेक्शन में मूव कराता है। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो तुमने प्लांट में पढ़ा था, सुक्रोज और प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टर। इसके अलावा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर भी है। क्या यहां तक बात समझ में आती है? जी सर। सोडियम और अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर भी होता है। सोडियम और अमीनो एसिड भी होता है, बिल्कुल है। वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल है। सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर भी होता है। तो अगर अलीना मैंने लिखा है सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, इसका मतलब क्या है कि ये को ट्रांसपोर्टर एक ही वक्त में सोडियम और अमीनो एसिड को या तो सेल के अंदर लेकर आएगा या सेल के बाहर लेकर जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. मेरे बच्चे, मैंने अभी तक तुम्हें कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन की इंडिविजुअल स्ट्रक्चर या फंक्शन पर बात नहीं की। मैंने अभी इनको ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी सेल के रेफरेंस में समझाया है, ठीक है? और सिंपल रखिए डिस्कशन को, ताकि तुम्हें एटलीस्ट पहले बेस बैठ जाए। और वो बेस दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी सेल इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव में 3 टाइप्स हैं। एक्टिव के अंदर बल्क और ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन है। डिफ्यूजन कैसे डिफाइन होगी बता दी मैंने। कौन सी चीजें डिफ्यूजन से मूव करती हैं ये भी बता दिया मैंने। ऑस्मोसिस कैसे डिफाइन होगी ये भी बता दिया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे डिफाइन होगी ये भी बता दिया। और किन चीजों के लिए होगी ये भी बता दिया। उसके बाद एक्टिव में बल्क ट्रांसपोर्ट, चाहे यानी बल्क ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन वो जरूरी नहीं है, इट कुड बी डाउन द कंसंट्रेशन एज वेल, बट इट विल ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी, जो कि एंडो और एक्सोसाइटोसिस की टाइप में क्लासिफाई हो जाती है। और अगर कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर वो पंप की फॉर्म में होता है या को ट्रांसपोर्टर की फॉर्म में होता है। पंप वो होता है जो कि एक वक्त में मल्टीपल चीजों को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराता है। एग्जांपल हमारे पास थी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। और को ट्रांसपोर्टर वो होता है जो एक वक्त में सब्सटेंसेस को सेम डायरेक्शन में मूव कराता है, या तो इनटू या आउट ऑफ द सेल, जिसकी एग्जांपल मैंने लिखी थी। ये हो गया ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल। अब इसी ट्रांसपोर्ट को मैं चैनल और कैरियर प्रोटीन पर दोबारा से समझाऊंगा, और आपके जहन में पहले ये कॉन्सेप्ट पक्का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट पक्का नहीं हुआ तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब मैं चैनल और कैरियर प्रोटीन के रेफरेंस से इस बात को समझाऊंगा। इसलिए बेटा जरूरी है कि आपको ये बात अच्छे से सेटल हो जाए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सब्सटेंस अगर पोलर है, चार्ज है, तो लिपिड बाइलेयर से वो पास नहीं हो सकता। लिपिड बाइलेयर से अलाउ नहीं करती टू पास थ्रू, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नेचर। हाउएवर अगर कोई चीज न्यूट्रल है यानी कि नॉन पोलर है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, या जैसा कि स्टीरॉयड हार्मोन्स है, स्टीरॉयड हार्मोन्स यानी फैट बेस्ड हार्मोन्स, तो अगर ऐसी कोई चीज सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करना चाहती है, बिकॉज लिपिड बाइलेयर इज द मेजर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, so it can easily pass through the cell membrane. Fat lipid bilayer will not resist the movement across of these substances across itself. बात समझ में आ रही है? जो चीजें नॉन पोलर होती हैं, विदाउट चार्ज होती हैं, लिपिड बाइलेयर उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती मूव करने के लिए। But what about those substances which have polarity, which have charge? It means lipid bilayer will not allow them to pass through. तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्हें कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। एंड वो और तरीका क्या है? हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। बच्चों क्या सीखा था हम लोगों ने कि सेल मेम्ब्रेन में 2 तरह के क्या होते हैं? प्रोटीन्स। एक वो प्रोटीन्स होते हैं जो कंप्लीटली एम्बेड हुए हुए होते हैं, लाइक दिस, और एक वो प्रोटीन्स होते हैं जो पार्शियली अटैच होते हैं, लाइक दिस। बच्चों याद आ रहा है ऑनलाइन वालों? हमने ये पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में लिपिड बाइलेयर है 75% एंड 25% पोर्शन इज बाय प्रोटीन्स। प्रोटीन आपको डायग्राम में नजर आ रहा है 2 टाइप के। एक वो है जो लिपिड बाइलेयर में कंप्लीटली एम्बेड है, और एक वो है जो लूजली अटैच्ड है। इनके लिए हमने नाम क्या रखे थे बच्चों? वी कॉल देम Extrinsic and intrinsic. वेरी गुड, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, या इनको पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं, और इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है? ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं ना, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इनका जरा समझना बेटा। ये ना फ्लो, क्योंकि लूजली अटैच होते हैं, तो ये लिपिड बाइलेयर में ना फ्लो कर रहे होते हैं, ये फिक्स नहीं होते।
क्या मतलब? ये रोटेट कर रहे, फ्रीली रोटेट कर रहे होते। कैसे? कि ये समझो कि ये वाला जो एक्सट्रिंसिक है, इमेजिन करो कि ये रोटेट करके ना घूम के यहां भी आ सकता है, इसी तरह यहां वाला घूम के यहां भी जा सकता है। ये फ्री कैप्सूल्स की तरह एक्सट्रिंसिक जो है ना, लिपिड बायलेयर के दरमियान ऐसे इधर उधर घूम रहे होते, खुद ही से फ्लो कर रहे होते। जैसे अगर पानी में कोई चीज में डाल दूं तो वो फ्लो करेगी ना खुद, अगर पानी फ्लो कर रहा है तो बिल्कुल इसी तरह जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं loosely attached, because they are loosely attached so they can move and they float in between the lipid bilayers. Is that clear? Whereas जो integral है, Yes. intrinsic है, they are completely embedded so they cannot float. They are larger proteins. इतनी बात समझ में आती है? अब बेटा फंक्शनैलिटी के लिहाज से बात शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखना। अब फंक्शनैलिटी में जब हम बात करते हैं ना, तो हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं चैनल प्रोटीन। इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम चैनल प्रोटीन, और एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैरियर प्रोटीन। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं चैनल प्रोटीन और एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैरियर प्रोटीन। ठीक है, अब हमें समझना पड़ेगा ये इनमें से कौन सा प्रोटीन। अब जरा समझिए, चैनल कहते हैं रास्ते को। चैनल का ट्रांसलेशन अगर हम करें तो अगर एक जगह पर गली बनी हुई है, स्ट्रीट बनी हुई है, रास्ता है जाने का, तो दैट इज अ चैनल। ठीक है, तो चैनल प्रोटीन किसे कहते हैं? अगर मैं इसको डायग्राम में शो करूं ना तो समझ में ज्यादा आसानी से आ जाएगा। आप समझिएगा कि ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। अब इस प्रोटीन मॉलिक्यूल में हम क्या देखते हैं कि कोई चीज यहां पर आई, कोई चीज यहां पर आती है। अगर ये मान लें सोडियम आयन है एंड दिस इज अ प्रोटीन फॉर सोडियम आयन, तो हम क्या देखते हैं कि ये चैनल खुल जाता है एंड सोडियम आयन स्ट्रेट अवे पास थ्रू। यानी समझने की बात क्या हुई कि चैनल प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स व्हिच ऑलरेडी हैव अ चैनल फॉर अ सब्सटेंस टू अलाउ इट टू पास, बट द थिंग इज कि द डोर्स आर क्लोज। Doors are closed. These doors will only open when a specific material is there. Because channel proteins हो या carrier proteins हो, they are highly specific. क्या मतलब कि कोई भी आकर यहाँ, जैसे आपका घर है, अब आपके घर में जिन लोगों को आप जानते हैं उन्हीं को दाखिल कराएंगे ना, किसी को भी घुसा लेंगे। इट ऑब्वियस स्पेसिफिसिटी है कि हर बंदा नहीं आ सकता, पब्लिक प्लेस थोड़ी है। लेकिन उसी जगह पर अगर आप ये कौन सा पार्क है बोर्ड बेसन पे, सामने बोर्ड बेसन पे एक बड़ा सा पार्क बना हुआ है ना, क्या नाम है उसका, कॉर्नर पे जो बना हुआ है बिलावल चौरंगी से पहले, पता नहीं क्या नाम है। बहरहाल अगर कोई पब्लिक प्लेस है, हाँ जी, कोई भी पब्लिक प्लेस है, तो वहां तो कोई भी आ सकता है, ये छोड़ो। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये पब्लिक प्लेसेस नहीं होते, दे आर हाईली स्पेसिफिक। तो जब सोडियम आयन उसी प्रोटीन से क्रॉस कर सकता है जो सोडियम आयन के लिए बना हो, तो बेसिकली चैनल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जिनमें देयर इज ऑलरेडी अ वे फॉर अ सब्सटेंस टू पास थ्रू, द ओनली थिंग व्हिच इज अ रेजिस्टेंस इज द डोर। तो जैसे ही वो स्पेसिफिक सब्सटेंस आएगा, डोर विल ओपन एंड दैट सब्सटेंस विल पास थ्रू। समझ में आ रही बात? एंड याद रखिएगा, ऑल चैनल प्रोटीन्स आर पार्ट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। All channel proteins are part of passive transport. क्या मतलब? चैनल प्रोटीन अपनी इस सर्विस के कोई पैसे नहीं लेते। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? विदाउट एनर्जी जो होती है। तो चैनल प्रोटीन पे चूंकि रास्ता ऑलरेडी बना हुआ होता है, कोई ज्यादा काम करना नहीं होता। इसको ऐसे याद रखो, रास्ता, चैनल इज ऑलरेडी देयर, वी जस्ट नीड टू ओपन द डोर। सही है ना? तो इसलिए चैनल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जिनमें देयर इज ऑलरेडी अ चैनल फॉर अ सब्सटेंस टू पास थ्रू, बट उसके टिप पर उसके डोर्स बंद होते हैं, व्हिच विल ओनली ओपन व्हेन अ स्पेसिफिक सब्सटेंस विल कम ओवर देयर। ठीक है, एंड दोस डोर्स विल ओपन एंड सब्सटेंस विल लीव।
directly pass through. So these proteins allow specific substances to pass through, number one, and they will work with energy or without energy. So without energy. All channel proteins work without energy. So they are the part of passive transport. Is that clear? Online वालों? Yes, sir. Yes, sir. अलीना, ये बात समझ में आती है? Yes, sir. एंड अब जब मैंने लिखा दे आर दी पार्ट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी. कौन कौन सी? डिफ्यूजन, Diffusion, osmosis, and facilitated diffusion. डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो क्या ख्याल है कौन सी वाली होगी ये? Facilitated diffusion. Facilitated diffusion. Facilitated. जब हमने कहा चैनल प्रोटीन्स क्या करते हैं, विदाउट एनर्जी काम करते हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट रिलेट हो जाता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट तो 3 तरह की होती है. तो ये कौन सी वाली पैसिव है? डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है या फैसिलिटेटेड? तो कल मैंने बताया था, तुम्हारे लिए रिपीट कर देता हूँ. डिफ्यूजन होती है नॉन पोलर चीजों के लिए. तो ये नॉन पोलर चीजें तो फिर लिपिड बाइलेयर से ही क्रॉस कर जाएंगी. उसके लिए चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी क्या? अभी मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्या दिया कि जो नॉन पोलर चीजें होती हैं जिनमें चार्ज नहीं होता, लिपिड बाइलेयर भी नॉन पोलर है. तो नॉन पोलर चीजों में मैं क्या मेंशन किया था कि दे कैन डायरेक्टली क्रॉस द लिपिड बाइलेयर. तो डिफ्यूजन क्या है? जिसमें डायरेक्टली क्रॉस कर जाए, वो नॉन पोलर चीजों की होती है. ठीक है जी. तो ये तो डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर रहा, ये तो प्रोटीन के थ्रू क्रॉस कर रहा है. इसका मतलब है ये नॉन पोलर नहीं होगा. ऑस्मोसिस होती है किसके लिए? वाटर के लिए. तो ये वाटर भी नहीं है. तो इसका मतलब है कि कौन होगा, कि कौन से वाले पैसिव ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. यानी कंक्लूजन क्या हुआ कि चैनल प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स which work for facilitated diffusion. Yani they allow polar substances to pass through them without charging any fee. समझ में आई? तो channel proteins take part in facilitated diffusion. Channel proteins take part in facilitated diffusion. And remember one thing, channel proteins do not need to change any shape. भाई channel already बना हुआ था ना, चैनल बनाया नहीं, हम चैनल बना हुआ था, सिर्फ दरवाजा खोला और उसको बोला चले जाओ. ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है. बिकॉज गड़बड़ शुरू होती है कैरियर प्रोटीन से. तो मेरे बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर हो गया, डिफ्यूजन लिपिड बाइलेयर के थ्रू होती थी, ऑस्मोसिस वाटर की है. तो ये जो चैनल प्रोटीन है बेसिकली दे पार्टिसिपेट इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके. इसी तरह अब गेम असल समझनी है कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन ये क्या होते हैं? बेटा कैरियर प्रोटीन जो है ना, ये 2 तरह के होते हैं. एक वो जो फ्री में काम करते हैं और एक वो जो पैसे लेके काम करते हैं. यानी एक वो है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और एक वो है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं. जरा समझिएगा. मान ले कि ये एक कैरियर प्रोटीन है. कोई चीज इस पर आकर यहां पर बाइंड हुई. अभी मैंने बताया ना सेल मेम्ब्रेन में कि देयर आर मल्टीपल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते. फ्रीली क्या कर रहे होते? फ्लोट. तो इमेजिन करो कि कोई चीज इस पर यहां आकर बाइंड हुई. ठीक है, यहां पर ये बाइंड हुई, ये फ्लोट कर रहा था. फ्लोट करते हुए क्या हुआ, ये इस साइड पर आया. जब इस साइड पर आया तो क्या हुआ, जो चीज यहां पर अटैच हुई थी यहां आकर सेल के अंदर रिलीज हो गई. टैक्सी समझते हो? टैक्सी, जब आपने कहीं देखा होगा, जैसे आप ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट गए हो, किसी बड़ी जगह गए हो, गोल्फ कोर्स गए हो, तो वहां पर लोगों को एक जगह से, या आगा खान हॉस्पिटल गए हो या आगा खान यूनिवर्सिटी में देखा हो या किसी बड़ी जगह पर, वहां देखा शटल चल रही होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट शटल चल रही होती है कि भाई कैंपस बहुत बड़ा है, आप जो लोग कैंपस में आए हुए वो एक शटल में बैठे एक जगह से दूसरी जगह चले गए. उसके कोई पैसे नहीं होते क्योंकि वो तो वैसे ही चल रही है, सर्विस के लिए चल रही है. बिल्कुल इसी तरह ये वो वाले कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि पहले से ही फ्लोट कर रहे थे. तो अब क्या हुआ, कोई चीज इनके साथ आकर बाइंड हुई, जब ये फ्लोट करते हुए एक साइड से दूसरी साइड पर आए तो वो चीज सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर गई. मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा समझना. तो ये वो वाले कैरियर प्रोटीन्स हैं जो
कौन सी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पैसिव या एक्टिव? पैसिव। पैसिव। they were already moving, हमारे सब्सटेंस की वजह से मूव नहीं कर रहे, they were already floating। तो जब वो फ्लोट कर रहे थे तो उसी दौरान कोई पार्टिकल उनसे आके बाइंड हुआ और उसी के साथ फ्लोट करके इस साइड पर आ गया। तो मालूम हुआ ये वो कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं। यस और नो? अब अगेन सवाल आया, विच टाइप ऑफ पैसिव Yes. ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन तो हो नहीं सकती क्योंकि वो किसकी होती है, नॉन पोलर चीज होगी और वो तो लिपिड बाइलेयर से ही क्रॉस कर जाएगा। ऑस्मोसिस वाटर की है, इसका मतलब अगेन जवाब क्या आ गया, आंसर इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कि जो चीजें डायरेक्टली मूव नहीं कर सकती थी, क्योंकि दिस इज द डिफ्यूजन व्हिच इज फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन। तो क्या समझे बेटा कि चैनल प्रोटीन एंड सम टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स एंड सम टाइप्स ऑफ कैरियर प्रोटीन, सम टाइप्स बता क्योंकि मैंने दूसरी टाइप नहीं बताई अभी। कैरियर को कैरियर क्यों कह रहे हैं कि ये पकड़ के गोद में कैरी कर रहा है, चैनल को चैनल क्यों कह रहे थे कि वो चैनल ऑलरेडी बना हुआ था, वहां से बस स्ट्रेट अवे गुजर गया, वो उसको कैरियर क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि उसने गोद में पकड़ के इधर से उधर कैरी नहीं किया। जबकि यहाँ क्या हुआ है, बाकायदा गोद में पकड़कर एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाए। अलीना बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जी सर आ रही है। So channel proteins, all channel proteins and some types of carrier proteins are responsible for passive transport. ठीक है? And which type of passive transport? Facilitated diffusion. Is that clear? Okay. अब आ जाओ other type of carrier protein. ये जो दूसरी टाइप होती है ना, अब और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये जो दूसरी टाइप होती है कैरियर प्रोटीन की, जरा समझिएगा। ये कैरियर प्रोटीन है, डायग्राम ऐसी बना रहा हूं समझ में ज्यादा आसानी से। अब मुझे बताओ कोई चीज यहां पर आई, क्या कोई रास्ता मौजूद, क्या कोई चैनल नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा। होता क्या है, दीज आर दोज प्रोटीन्स कि जब इनका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनके साथ आके अटैच होता है ना, तो दे चेंज देयर शेप, दे चेंज देयर। अब तक मैंने कहीं शेप चेंज की बात की है? ये वाले घूम रहे थे, घूम रहे, अगले वाले चैनल बना हुआ था, सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करने के लिए डोर खोला। जबकि यहां पर देयर इज नो वे, चैनल नहीं बना हुआ। होगा क्या कि जब स्पेसिफिक सब्सटेंस यहां आकर अटैच होगा, देन होल मॉडिफिकेशन ऑफ शेप प्रोसेस अकर्स, एंड वो मॉडिफिकेशन ऑफ शेप की वजह से फिर रास्ता बनेगा, और रास्ता जब बन जाएगा तो दैट सब्सटेंस इज गोइंग टू पास थ्रू। तो बेसिकली इसने क्या किया, सब्सटेंस को अटैच किया, फिर रास्ता बनाया, जिसको हम बायोलॉजिकली कहेंगे ऑल्टरेशन ऑफ शेप, चेंज और मॉडिफिकेशन ऑफ शेप। तो मेरे बच्चे ये मॉडिफिकेशन ऑफ शेप खुद ब खुद नहीं आती, क्योंकि शेप को मॉडिफाई करने के लिए बॉन्ड तोड़ने और बनाने पड़ते हैं, और बॉन्ड तोड़ने बनाने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो मेरे बच्चे ये वो कैरियर प्रोटीन्स हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। और अगर तुम तो नहीं थे तो तुम्हें बता दूं, ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं पंप्स और एक को कहते हैं को ट्रांसपोर्टर्स। क्या मतलब, ये कैरियर प्रोटीन्स या तो पंप होते हैं या को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। पंप क्या करते थे, कल बताया था बच्चों कि ये सेल से अंदर या बाहर सेम डायरेक्शन में सब्सटेंसेस को मूव कराते हैं, एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा मटेरियल्स को सेल के बाहर जाना है, या एक से ज्यादा मटेरियल, उल्टा बता दिया मैंने, एक से ज्यादा मटेरियल्स को सेल से बाहर जाना है या एक से ज्यादा मटेरियल को सेल से अंदर आना है, तो पंप्स वो कैरियर प्रोटीन होते हैं जो टू सब्सटेंसेस को एट अ टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तुमने एग्जांपल पढ़ी होगी सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है कि जो एट अ टाइम क्या करता है, सोडियम को बाहर फेंकता है सेल के और पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। समझ में आ रही? कैरियर प्रोटीन से कैसे पता चलेगा? अगर कैरियर प्रोटीन अपनी शेप चेंज कर रहा है, इसका मतलब है वो कौन सा वाला कैरियर है, पैसिव का या एक्टिव का? एक्टिव का। एंड वो फिर एक्टिव का है तो इसका मतलब या तो वो पंप होगा या को ट्रांसपोर्ट होगा।
को ट्रांसपोर्टर क्या करता है, एक वक्त में सेम डायरेक्शन में मूव कराता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंप एंड को ट्रांसपोर्टर? बोथ पार्टिसिपेट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बोथ अंडरगो शेप चेंज, both uses ATP. The difference is कि जो पंप होता है that transport two substances in opposite direction and co-transporter transport two substances in same direction. ठीक है जी। ऑनलाइन वाले सवाद, अबिया और क्या नाम है तुम्हारा, अलीना? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ गई? यस सर। That's all from the cell membrane. ठीक है, अब मैंने तुम्हें सेल मेम्ब्रेन को इंडिविजुअलिटी में भी पढ़ा दिया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट भी बता दी कि कौन सी चीज का क्या होता है, और तुम्हें ये भी समझा दिया कि भाई कब चैनल प्रोटीन क्या काम करेगा। चैनल प्रोटीन ऑलवेज पार्टिसिपेट इन पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वेयर एज जो कैरियर प्रोटीन है उसमें दो वेराइटीज है। एक वेराइटी वो है जो कि फ्रीली फ्लोटिंग है, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करेगा, और एक वो है जिसमें पूरी मॉडिफिकेशन ऑफ शेप रिक्वायर्ड है, एंड दैट पार्टिसिपेट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों ही कैरियर प्रोटीन है। ठीक हो गया? अच्छा, अब तुम्हारी बुक में एक चार्ट है, नोट्स में भी मैंने दिया हुआ है, उस चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं जरा। ठीक है, ये सारा जो कंक्लूजन है ना, इसको ध्यान में रखते हुए एक टेबल बना रहा हूं मैं, ये बुक में मौजूद है और नोट्स में भी मैंने दिया हुआ है। क्या हो गया, हैंग हो गया? ओके, यहां मैं लिख रहा हूं ऑक्सीजन, यहां लिख रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड, यहां लिख रहा हूं ग्लूकोज, यहां लिख रहा हूं सोडियम आयन, यहां पर लिखता हूं मैं आपके, अल्लाह भला करे, सिलाइवा, यहां लिख देते हैं वाटर, यहां लिख देते हैं पैनक्रियाटिक जूस, बल्कि यहाँ सोडियम पोटेशियम लिख देते। ठीक है जी, और यहां पर आगे दूसरी तरफ हम कॉलम बना लेते हैं कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, और क्या नाम है, बल्क ट्रांसपोर्ट, और प्रोटीन इन्वॉल्व। अब इस कॉलम को अगर आप सही से फिल कर लेंगे ना लॉजिकली, इसका मतलब है बात आपको समझ में आ गई। ठीक है जी, शुरू करते हैं O2 से। बेटा मेरे साथ करना, O2 कौन से प्रोसेस में मूव करेगा अक्रॉस द सेल? Diffusion. डिफ्यूजन। इसका मतलब यहाँ टिक आ जाएगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और क्या कोई प्रोटीन इन्वॉल्व होगा इसके लिए? No. डायरेक्ट लिपिड No. बाइलेशन, गुड हो गया। व्हाट अबाउट CO2? Again a gas will move through diffusion, no osmosis, no facilitated, no bulk transport, no proteins involved. Glucose is a polar molecule or non-polar molecule? It is a polar molecule. Polar. So will it move Polar. through diffusion? Will lipid bilayer allow? No. Yes. No. Lipid bilayer No. will not allow. ठीक है ना? So will it move through osmosis? No. Will it move through facilitated No. diffusion? No. नो। It is a polar molecule. So polar molecules के बारे में हमने क्या कहा कि they move through facilitated diffusion because But- lipid bilayer तो allow करती नहीं है उनको,
बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है यहाँ पर टिक कहाँ आएगा? फैसिलिटेड डिफ्यूजन पे। बल्क ट्रांसपोर्ट है, नो। प्रोटीन इन्वॉल्व होगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो रही है तो? क्या प्रोटीन Yes, इन्वॉल्व sir. होगी? यस, ठीक है जी। सोडियम पोटेशियम आयन को एक साथ मूव कराना है, हाँ जी, डिफ्यूजन होगी। No. No. ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, No. बल्क ट्रांसपोर्ट, No. नो इट्स Yes. नॉट बल्क Yes. ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट मैंने कल भी बताया था वेसिकल की फॉर्म में होगी। बल्क ट्रांसपोर्ट उस वक्त होगा जब कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड जाएगा, जैसे सिलाइवा होता है, जैसे सिक्रीशंस होती है। बल्क ट्रांसपोर्ट इज इन फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। तो ये तो सिंपल दो आइंस है, ये बल्क ट्रांसपोर्ट थोड़ी कहलाएगा। प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, क्या कहते हैं इस प्रोटीन को? या तो Yes. पंप या को ट्रांसपोर्टर, यस और नो? Co-transporter. Yes, sir. कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, कैरियर या चैनल? कैरियर। शेप Carrier. मॉडिफिकेशन आएगी, यस और नो? गुड। सिलाइवा जी, डिफ्यूजन नो, ऑस्मोसिस नो, No. फैसिलिटेड डिफ्यूजन नो, No. इट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। एंड बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए याद रखिएगा एक्सोसाइटोसिस होती है, एंडोसाइटोसिस होती है, एंड दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे होती है कि मान लो कि ये सेल मेम्ब्रेन थी, ये हमारी वेसिकल थी, ये वेसिकल इस तरफ जाती है स्लाइवा लेकर, मान लो ये स्लाइवा है, ये वेसिकल जाती है और जाकर फ्यूज हो जाती है। ये वेसिकल जाती है सेल मेम्ब्रेन के पास और जाकर ऐसे फ्यूज हो जाती है सेल मेम्ब्रेन के साथ और अपने कंटेंट्स को रिलीज कर देती है बाहर। ये डायग्राम नोट्स और बुक दोनों में बनी हुई है कि जो बल्क ट्रांसपोर्ट होती है एंडो और एक्सोसाइटोसिस में प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि जो वेसिकल बनी होती है, दैट वेसिकल मेम्ब्रेन व्हेन रीचेस टू सेल मेम्ब्रेन इट फ्यूज विद द cell membrane and release its content outside or inside. Is that clear? So therefore it, जब हमने कहा कि प्रोटीन इन्वॉल्व होगा तो the answer is no. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. What about water diffusion? No. No. Osmosis. 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 Facilitated diffusion? No. Bulk transport? No. What about protein involvement? प्रोटीन इन्वॉल्व होता है वाटर के लिए? नहीं। No. No, sir. No. Are you sure? Yes, sir. Sir, उसमें pores होते हैं. There are particular pores for water जिनको हम aquaporins कहते हैं, जिनके थ्रू वाटर अंदर आता है। वाटर के लिए बाकायदा रास्ते बने हुए होते हैं जिनको एक्वापोरिन्स कहते हैं, जिनके थ्रू वाटर अंदर आता है। तो यहाँ हम क्रॉस कर देते हैं। पैनक्रियाटिक जूस, हाँ जी, क्रॉस Bulk transport. क्रॉस बल्क ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। एंड जब बल्क ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा तो देयर विल बी नो प्रोटीन इन्वॉल्व, यस और नो? Protein. Yes, sir. ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया करने के लिए हमने किया है। अच्छा, जब भी हम लिखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो हमारा आंसर क्या होगा? चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, प्रोटीन इन्वॉल्व होगा। जबकि जब हम लिखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कभी भी चैनल प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होगा, आंसर हमेशा कैरियर प्रोटीन होगा, यस और नो? और अगर तुमसे स्पेसिफिकली ये Yes. पूछा जाए कि मॉडिफिकेशन ऑफ शेप कब आती है तो उसमें आंसर कैरियर प्रोटीन होगा, चैनल प्रोटीन होगा। Carrier protein. ठीक है, ये बात अब हम लोगों ने अपने होशो हवास में यस कर दी है। अब अगर एग्जाम में तुमसे आंसर गलत हुआ ना तो आईने में जाकर अपने आप को 5 उंगलियां दिखा लेना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द कंफ्यूजिंग पार्ट। तो अगर आप यहाँ पर क्लियर हो गए हो एंड यू आर एबल टू आंसर कि कब मॉडिफिकेशन आएगी, कब चैनल का वर्ड आएगा, कब कैरियर का वर्ड आएगा। कैरियर दो तरह के, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा। फैसिलिटी यानी कैरियर प्रोटीन के बारे में अगर मैं कहूं कि इट मे इन्वॉल्व इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इट मे इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हो गई, यस इट्स करेक्ट। बट हाउ आर वी गोइंग टू डिफरेंशिएट? अगर कैरियर प्रोटीन सिर्फ फ्लोट कर रहा है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, लेकिन अगर कैरियर प्रोटीन आफ्टर अटैचमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ शेप लेकर आ रहा है दैट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इज दैट क्लियर इन मूवी? जी अभिया सबाहत भाई, आपको समझ में आ गई Yes, sir. ये बात पक्की? Yes, sir. Clear है. That's all about cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के बारे में सब कुछ आपके मुंह पे मार दिया मैंने। नोट्स खोलेंगे तो आपको हर चीज लिखी हुई नजर आ जाएगी। सारी बातें जो मैंने आपको पिछली 3 क्लासेस में बताई हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरी कंक्लूजन है जिसको लेकर आप कंफ्यूज होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिछले तीनों लेक्चर्स, लास्ट 3 लेक्चर्स आर नाउ कंप्लीटेड और ये सेल मेम्ब्रेन की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो सेल के टॉपिक में मैंने आपको माइक्रोस्कोपी भी करा दी, सेल के टॉपिक में मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन भी करा दिया। अब जिन लोगों ने लेक्चर्स देखे हुए हैं वो मुझे बताओ इसके अलावा कौन सा टॉपिक था जो कंफ्यूजिंग था?
सही यही है। जी अलीना एंड अबीहा। बाकी सारा समझ में आ चुका हुआ था? यस सर। बस ठीक। तो भाई क्या नाम है मेरे भाई उमर। जैसा मैंने आपको कहा कि हमने अपने कमिटमेंट के हिसाब से सेल पर हम इस कंडीशन पे लौटे थे कि जो डिफिकल्टीज जो है सेल में आती है, डिफिकल्ट एंगल जो है, जैसे रेटिक्यूल कैलकुलेशन और जैसा कि सेल मेम्ब्रेन की ये कॉन्सेप्ट, ये कहाँ पर एक्टिव है, कहाँ पैसिव है, कहाँ पर ये सारी चीजें हम दोबारा रिविजिट करेंगे, तो हमने वही रिविजिट की है। अब तुम्हारे लिए जो प्रपोजल है वो ये है, चैप्टर नंबर 1 and 4, यही सेल के दोनों टॉपिक, सेल स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये दोनों चैप्टर्स like them you can start from today and you can watch them. There are 22 lectures on all these chapters. आखिर में जाके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं इसमें। तो 22 टॉपिक्स हैं जो कि पूरा कवर करते हैं आपके पूरे सेल के टॉपिक को। So from the coming session you will be starting with us in a new chapter, जो कि अब आगे बढ़ेंगे चैप्टर 8 से इंशाल्लाह।